Moving forward, come to the next question. Why is the correct use of personal protective equipment PPE essential in laboratory settings and what are the consequences of improper PPE uses? अब सबसे पहली बात तो ये है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते क्या है। पीपीई इक्विपमेंट्स वो इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपको बचाते हैं किसी भी तरीके का कोई भी बायोलॉजिकल हैजार्ड हो, पोटेंशियल हैजार्ड हो या फिर रेडियो एक्टिव हो या फिजिकल डेंजर्स हो। ठीक है, अब जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजार्डस सब्सटेंस, दो तरीके का सब्सटेंस है, केमिकल है और बायोलॉजिकल है। अब आप लैब में काम कर रहे हो, आप किसी केमिकल के साथ काम कर रहे हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी लिक्विड्स डाली जिसका फ्यूम निकला। अब उस फ्यूम से अगर आप अपने आप को नहीं बचाते हो तो उस केमिकल में आप एक्सपोज हो जाओगे, फिर वो आपको आपके हेल्थ को खराब करेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो पीपीई किट है इसमें इंक्लूडेड क्या क्या होता है। इसमें आता है ग्लव्स, इसमें आता है फेस शील्ड, इसमें आता है फेस मास्क, इसमें आते हैं स्पेक्स, इसमें आता है पूरी बॉडी सूट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बचाती है जब आप लैब के अंदर काम करते हो। लेट्स से कि आपके पास एक सैंपल आया किसी ऐसे पर्सन का जो किसी बीमारी से इन्फेक्टेड है। अगर आपने प्रॉपर सर्जिकल ग्लव्स का यूज नहीं किया है, ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको एकदम से ध्यान में आया कि नहीं यार मैंने सर्जिकल ग्लव्स यूज नहीं किया, हो सकता है कि आपका उस पर्सन का जो कंटामिनेटेड ब्लड है वो आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए, तो वो बीमारी होने के चांसेस आपको भी हो जाते हैं। तो उस केस में आपको यहाँ पे अपने आप को बचाना है। कैसे होगा, अब कैसे बचाते हैं? प्रिवेंशन ऑफ फिजिकल इंजरीज। अब जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट है, ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट में जैसे कि माइक्रोपिपेट का एग्जांपल दिया मैंने। माइक्रोपिपेट क्या करता है? लिक्विड को कंट्रोल्ड वे में ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब सपोज करो कि आपने ब्लड सैंपल माइक्रोपिपेट में निकाला और माइक्रोपिपेट का जो टिप होता है वो शार्प होता है। अगर आपने ग्लव्स नहीं पहना हुआ है हो सकता है उस टिप से आपको इंजरी हो जाए, फिजिकल इंजरी आपके फिंगर्स पे, आपके हैंड पे, और वो जो कंटामिनेटेड ब्लड है वो आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए, तो उस केस में क्या होगा? इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होंगे। तो यहां पे जो पीपी किट है आपको फिजिकल इंजरी से भी बचाता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लायंस विथ रेगुलेशन। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है जो ये मेक श्योर करता है कि हॉस्पिटल में या लैब्स में जो भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जैसे कि सेफ्टी किट का यूज करना, सर्जिकल ग्लव्स पहनना, मास्क लगाना, फेस शील्ड लगाना, ठीक है, आप उन सारी चीजों का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जैसे आता है प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, इसमें आता है क्रॉस कंटामिनेशन। ठीक है, क्रॉस कंटामिनेशन में क्या होता है? पीपीई प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कंटामिनेशन फ्रॉम वन एक्सपेरिमेंट टू अनदर, मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड अवॉइडिंग अनइंटेंडेड रिएक्शन और इन्फेक्शन। अब जैसे कि क्रॉस कंटामिनेशन, अगर आपने फेस शील्ड लगा रखा है, आपने एक जगह पे आपने एक पेशेंट का एक ब्लड के सैंपल पे काम कर रहे हो या फिर आप ओटी में काम कर रहे हो, लेट्स से कि आप ओटी में काम कर रहे हो, ओटी टेबल पे, ठीक है, आपने एक सर्जिकल ब्लेड आप दूसरे पेशेंट के की सर्जरी में आप नहीं यूज करा सकते। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो पहले पेशेंट में जिसमें भी वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं, ठीक है, उन इंस्ट्रूमेंट्स में वो सारे कंटामिनेटेड हैं नहीं है, तो उस केस में आपको क्या कराना है? आपको यूज नहीं कराना है। ठीक है, उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या आता है? सेफ्टी कल्चर और प्रोफेशनलिज्म। सेफ्टी कल्चर में क्या है कि जब आप अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे ही आप लैब में गए, जैसे ही आप ओटी में गए, जैसे ही आप अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में गए, वैसे ही जो भी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट वाली चीजें हैं, जैसे कि सेफ्टी ग्लव्स पहनना, लेड एप्रन पहनना, जैसे कि आपको फेस मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना, अगर आप इन सारी चीजों को टाइम टू टाइम आपको ध्यान रहता है कि ये सारी चीजें आपको करनी है, जैसे ही आप हॉस्पिटल के अंदर, जैसे ही आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हुए, आपने अपने हाथ को अच्छे से वॉश किया, अच्छे से सैनिटाइज किया, तो ये सारी चीजें आपको आपके सेफ्टी कल्चर में लानी पड़ेगी। लैब में काम करने के लिए, ओटी में काम करने के लिए, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। ओके, उसके बाद अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं, अगर आप जो पीपी किट है, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, अगर आप उसको अच्छे से यूज नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ रिस्क।
आपके खुद की हेल्थ पे सबसे ज्यादा रिस्क आएगा। आपने देखा होगा अभी कोरोना के टाइम पे लोगों को कोविड हो रहा था, तो कोविड में क्या हुआ कि एक अलग से वार्ड बना दिया गया, जहां पे क्या था कि डॉक्टर जिस भी कोविड पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, आपने देखा होगा उन्होंने पूरा एक सूट पहन रखा था, मास्क लगा रखा है, ग्लव्स पहन रखे हैं, फेस शील्ड लगा रखा है। क्यों? ताकि कोविड की वजह से उनकी खुद की हेल्थ पे किसी तरीके का कोई भी अफेक्ट ना आए, उसकी खुद की हेल्थ, उसकी पे कोई रिस्क ना हो। कैसे? केमिकल एक्सपोजर, फिजिकल इंजरी और या फिर बायोलॉजिकल एक्सपोजर के थ्रू। ठीक है। उसके बाद आता है लीगल एंड फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर आप पीपीई किट का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप उसको अच्छे से यूज में नहीं ला रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी लैब का, आपका खुद का, आपके हॉस्पिटल का, आपके डिपार्टमेंट का लाइसेंस कैंसिल हो जाए। ठीक है। या फिर आपके ऊपर फाइन लग जाए, या फिर आप इंजर्ड हो जाओ, आप बीमार हो जाओ, तो उस केस में भी आपको और आपके फैमिली को फाइनेंशियली सफर करना पड़ सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है लेबोरेटरी कंटामिनेशन। लेबोरेटरी कंटामिनेशन क्या होता है? उसमें आता है क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन क्या है कि जैसे कि आपने पीपीई किट पहन के आपने काम तो किया, आपने पहले पीपीई किट पहन के एक कोविड पेशेंट को देखा। ठीक है। एक कोविड पेशेंट का सैंपल आपने कलेक्ट किया, और फिर आपने उसी पीपीई किट को बिना चेंज किए, बिना सर्जिकल ग्लव्स को चेंज किए, आपने दूसरे पेशेंट को भी ट्रीट किया। तो हो सकता है जिस पेशेंट को कोविड नहीं है उसको भी कोविड हो जाए, तो वहां पे क्रॉस कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और उसके बाद आता है एनवायरमेंटल कंटामिनेशन। जो भी कंटामिनेटेड चीजें थी आपने उसको एनवायरमेंट में खुला छोड़ दिया, तो उससे क्या हुआ कि जब वो एयर के कांटेक्ट में आया, अगर वो किसी ऐसे पर्सन को लग गया जो इंटेंशनली नहीं था, आपने किसी एचआईवी पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया और उसके निडल को ऐसे फेंक दिया, हो सकता है वो किसी के पैरों में लग जाए, हाथों में लग जाए, तो सामने वाले पर्सन को भी एचआईवी होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उसको हम एनवायरमेंटल कंटामिनेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है लॉस ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी। इसमें आता है कॉम्प्रोमाइज डेटा और डैमेज टू रेपुटेशन। ऑफकोर्स अगर आप सारी चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो लोगों का ट्रस्ट भी टूटेगा। लोग भी ये सोचेंगे ना कि लाइक ये जो लैब है, ये जो हॉस्पिटल है, ये पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते, इनको पेशेंट की सेफ्टी की उतनी नहीं पड़ी हुई है, तो वहां पे आपकी इंटीग्रिटी पे इंपैक्ट आता है। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल इंपैक्ट। इसमें क्या आता है? इरोजन ऑफ सेफ्टी और इंक्रीज एंजाइटी। अल्टीमेटली ये सारी चीजें अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपकी हेल्थ पे भी इंपैक्ट आएगा, आपको फाइनेंशियली भी सफर करना पड़ेगा, आपको फिजिकली भी सफर करना पड़ेगा। तो जब भी आप लैब के अंदर जाओ तो आप मेक श्योर करो कि जैसे ही आप लैब के अंदर जाते हो, आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले अपना हाथ धोना है, अच्छे से हैंड वॉश करना है, ग्लव्स पहनने हैं, फेस मास्क लगाना है, फेस शील्ड लगाना है। ठीक है। और उसके बाद पूरा जो पीपी किट है वो पहनना है, और फिर आपको वो पहन के जो भी चीजें करनी है, जो भी सैंपल्स आपको कलेक्ट करने हैं, ठीक है, हर सैंपल के बाद आपको आपका ग्लव्स चेंज करना है, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। आई नो कि पेशेंट की सेफ्टी का तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन आपकी खुद की सेफ्टी भी पेशेंट की सेफ्टी के साथ उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हो और आप अपनी खुद की हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो, तो अल्टीमेटली आपको सफर करना पड़ेगा। हो सकता है आपको फिजिकल इंजरी हो सकता है आप मेंटल आपको प्रॉब्लम हो सकता है आपको एंजाइटी होने लगे। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपको जो भी गाइडलाइंस बनाई गई है, आपको इन सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपने काम को अच्छी तरीके से करना है। ओके, थैंक यू।